गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा बेसिक मैथ। बेसिक मैथ मतलब कि बिल्कुल जीरो लेवल से और बिल्कुल आसान, और इतना आसान कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक गणित में देखते हैं कि किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल हमेशा क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। किसी संख्या में, अब देखिए ये संख्या है, 5 क्या है? संख्या है। इसमें गुणा किया जाएगा किसका? शून्य का। तो गुणनफल हमेशा क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। ये कुछ रूल्स हैं जो आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला चीज़ है। फिर देखिए दूसरा कहा है कि शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए। ये शून्य है, इस शून्य में किसी संख्या से क्या कर दिया गया है? मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो कितना आएगा? गुणनफल कितना आएगा बाबू? शून्य आएगा। अब यहां देखिए, यहां पे 4 अंक दिए हुए हैं। 8 है, 8 गुणे 0 गुणे 9 गुणे 6। अब एक यहां शून्य आ गया तो इन सब का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए अथवा शून्य में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो गुणनफल हमेशा क्या आएगा? शून्य आएगा। चलिए दूसरा रूल क्या कहता है कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे 0 है और इसको जो है 9 से क्या करना है? भाग देना है। तो भागफल कितना प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ 0 में 7 से भाग 0 में देंगे तो कितना प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। यहाँ 0 में 39 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। और यहाँ शून्य में इतने से 484 से भाग देंगे तो भागफल क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। यानी कि कितनाहू बड़ी संख्या नीचे हो, अगर शून्य में भाग देंगे तो भागफल हमेशा क्या आएगा? शून्य आएगा। बस समझ में आ गई। चलिए तीसरा रूल देखते हैं। किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनेटिव आता है। इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है? जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यहां आप 0 में किसी संख्या से भाग दे रहे थे, अब किसी संख्या में 0 से भाग देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ a/0 लिखा हुआ है, तो a में 0 का हम क्या किए हैं? भाग करेंगे तो ये संख्या क्या आएगा? इन्फिनेटिव आएगा। क्या आएगा? इन्फिनेटिव आएगा। अर्थात इसको सिद्ध किया नहीं जा सकता है। यहाँ 17 में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनेटिव आएगा, 8 में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनेटिव आएगा, और 640 में 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा? इन्फिनेटिव आएगा। आप कोई भी संख्या ऊपर कितना हूं बड़ा ले लीजिए, 0 से जब भाग देंगे तो संख्या क्या आएगा? इन्फिनेटिव आएगा। चलो तो अब चौथा रूल देखते हैं। किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान क्या होता है? शून्य होता है। अरे सॉरी, उसका मान सदैव क्या होगा? 1 माना जाएगा। जैसे यहां पे देखिए, ये a है, a के ऊपर यहां पे कोई घात नहीं लगा है, तो यहां हमेशा माना जाएगा कि a बराबर 1, यानी कि इसके ऊपर 1 है। क्या है? 1 घात लगा हुआ है। एग्जाम्पल, यहाँ 17 है, यहाँ ऊपर कुछ नहीं लगा है, तो इसका मान यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मान सदैव क्या होगा? 1 होगा। ये 385 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मान क्या होगा? सदैव 1 होगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। कोई भी संख्या 18 है, यहाँ पे कुछ लगा नहीं है, तो इसका मान क्या है? हमेशा 1 माना जाएगा। चलिए पांचवा रूल देखते हैं। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल
1 प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई संख्या है 2 ले लीजिए, और यहाँ पे नीचे भी संख्या 2 ले लीजिए, तो 2 से 2 काटेंगे तो भागफल हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे मैंने दिया a बटे a को a से काटेंगे तो भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे यहाँ देखिए ये है 17 बटा 17, किसी संख्या को स्वयं से, स्वयं मतलब जो संख्या ऊपर है वही संख्या नीचे हो तो दोनों को काटने पे भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ 25 से 25 को काटे तो भागफल कितना आया, 1 आया। लेकिन अगर 0 में 0 से क्या करना है, भाग देना है, तो ये नॉट डिफाइंड, मतलब इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ये याद रखिएगा कि 0 में 0 से भाग देना हो तो इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं, जोड़ और घटाना का रूल देखते हैं। क्या देखेंगे, जोड़ और घटाना का रूल। इसमें क्या है, चलिए देखते हैं। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह हमेशा धन का लगता है। धनात्मक संख्या, अब पहले ये जान लीजिए धनात्मक संख्या क्या होता है। ये 2 है, धन लगा है तो ये धनात्मक है, और केवल 2 है तब भी ये संख्या क्या कहलाएगी, धनात्मक कहलाएगी। अर्थात कि किसी भी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो वो माना जाता है कि वह संख्या क्या होती है, धनात्मक होती है। यहाँ देखिए एक बार ध्यान से, आप, मुझको लगता है कि आपको नोट्स बनाना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स बनाते चलिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। अब यहाँ पे देखिए ये धनात्मक संख्याएं हैं, 3 और 2 जब जोड़ा जाएगा तो ये 5 होगा, यानी धनात्मक होगा। और धनात्मक मैंने कहा कि जब किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो वो संख्या क्या मानी जाती है, धनात्मक मानी जाती है। चलिए नोट, किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह न हो तो वह धन माना जाता है। मैंने ऊपर बताया यहाँ पे, यहाँ 2 है या इसके आगे मान लीजिए कोई चिन्ह नहीं है तो इसको क्या माना जाएगा कि यह संख्या क्या है, धनात्मक है। ठीक, तो 2 और 3 जोड़ के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 के पहले भी कोई संख्या, कोई चिन्ह नहीं है तो वहां क्या हो जाएगा, वो संख्या धनात्मक माना जाएगा। चलिए दूसरा रूल, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। देखिए फिर एक बार सुनिए, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। अर्थात देखिए ये 5 है, -7 बराबर -2। कैसे हुआ -2, अब यहां कह रहा है धनात्मक, तो इसमें धनात्मक संख्या कौन है, ये 5 है, क्योंकि इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो मान लिया जाए कि यहां चिन्ह क्या है, धन का है। और यह संख्या क्या कहलाएगा, ऋणात्मक, क्योंकि इसके पहले किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो कह रहा है कि यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी बाबू। तो यानी कि घटेगा किससे, 5 से 7 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ 7 से क्या होगा, 5 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बड़ी संख्या से, यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाता है। यहाँ बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है बाबू, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का, यानी 7 में से 5 गया 2, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। इसमें बड़ी संख्या कौन है, 7 है, तो इसके सामने वाला चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, यहाँ पे 17 है और यहाँ पे -9 है। ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को ही घटाया जाता है। तो 17 में से 9 गया, कितना बचा, 8 बचा। और चिन्ह किसका लगेगा, चूंकि बड़ी संख्या ये है, यहां तो बड़ी संख्या ये थी तो माइनस का चिन्ह था, लेकिन यहां बड़ी संख्या कौन है, 17 है, तो इसके आगे तो कोई चिन्ह नहीं है। तो आप पहले ही रूल पढ़ चुके हैं कि अगर कोई संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो वो संख्या बाबू क्या मानी जाएगी,
धनात्मक मानी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए धनात्मक हो गया। धनात्मक को लिखने के लिए आगे कोई चिन्ह न दें तब भी वो संख्या धनात्मक है, या फिर संख्या के पहले आप धन का चिन्ह मान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है -9 + 17। तो यहाँ पे किसमें किससे घटेगा? 17 बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे, और यहाँ पे चिन्ह दोनों के सामने दे दिया है, यहाँ माइनस दिया है, यहाँ प्लस दिया है। तो 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा बाबू। अब यहाँ पे कह रहा है कि बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। अब इसमें बड़ी संख्या क्या है? धनात्मक है, तो चिन्ह क्या हो गया? धनात्मक हो गया, यानी कि ये 8 हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए, यहाँ दिया है 9 - 11। 9 में से 11 घटाने कह रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि 9 में से 11 घटेगा। हम बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या को घटाते हैं। तो यहाँ 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और इसमें बड़ी संख्या कौन सी है बाबू? 11 है। तो 11 बड़ी संख्या का आगे चिन्ह कौन सा है? माइनस का है। तो यहाँ पे चिन्ह किसका लग जाएगा? माइनस का लग जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए -11 + 9। तो यहाँ पे 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 होगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगना है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है बाबू? माइनस है। तो यहाँ पे चिन्ह क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। चलिए तीसरा रूल देखते हैं। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण का लगता है। ऋणात्मक संख्याएं आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, और चिन्ह किसका लगता है? माइनस का लगता है। अब एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ -5 है, यहाँ -2 है। अब ये दोनों को क्या कर लिया जाएगा? जोड़ लिया जाता है। चिन्ह किसका लग जाएगा बच्चा? माइनस का लग जाएगा। यहाँ भी 7 5 12 हो गया, और चिन्ह दोनों क्या है? ऋणात्मक है। तो क्या हो जाएगा? चिन्ह ऋण का लग जाएगा। यहाँ 8 6 14 हो जाएगा, और चिन्ह किसका लग जाएगा? ऋण का लग जाएगा। चलिए अब गुणा का रूल देखते हैं। अब यहाँ बहुत जरूरी है, इसको आप एकदम उतार लीजिए, समझ लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन इसको पूरा समझ लीजिए। यहाँ देखिए गुणा का कुछ रूल होता है कि जब धन और धन का गुणा होता है तो बराबर क्या हो जाता है? धन हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 है, 2 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो आगे अब पहले आप क्या पढ़े हैं? किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो संख्या क्या मानी जाएगी? धनात्मक मानी जाएगी। तो ये संख्या क्या है? धनात्मक हो गई। गुणे, यहाँ गुणे उतार दिए। फिर यहाँ पे देखिए 3 है, 3 के पहले भी कोई संख्या नहीं, कोई चिन्ह नहीं है, तो यह संख्या क्या मानी जाएगी? धनात्मक मानी जाएगी। तो धन और धन का गुणा होगा तो कैसा आएगा? धनात्मक होगा। 3 दूना 6, 6 के पहले यहाँ कोई चिन्ह ही नहीं है, तो यानी ये क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। चलिए अगला रूल कि धन गुणे माइनस का जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी कि धन का गुणा माइनस से होगा तो चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। कैसे? यहाँ देखिए 2 धनात्मक संख्या है, क्योंकि इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो ये संख्या धनात्मक हो गई, और यहाँ के पहले इसके चिन्ह है तो ये संख्या ऋणात्मक हो गई। तो जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्या से हम गुना करेंगे तो चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा बाबू। तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और चिन्ह किसका लग जाएगा? माइनस का लग जाएगा। आगे अगर माइनस का गुना किससे हो जाए? प्लस में हो जाए, तो तब भी चिन्ह किसका होगा? माइनस का होगा। यानी कि माइनस का गुना प्लस से होगा तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। यहाँ -2 ये ऋणात्मक संख्या, और गुणे 3, 3 के पहले कोई ना माइनस है कुछ है, तो ये संख्या क्या मानी जाएगी? धनात्मक मानी जाएगी। बच्चा क्या मानी जाएगी? धनात्मक मानी जाएगी। तो जब ये धनात्मक मानी जाएगी तो चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस का गुना माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा? चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का लगेगा। यहाँ देखिए -2 -3 दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, तो ये दोनों ऋणात्मक क्या हो जाएंगे? धनात्मक हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल नोट्स बना के उतार लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला चीज इसी में गुणा में एक रूल और है कि अगर माइनस का गुना सम बार हो, सम मतलब 2 बार, सम किसे कहेंगे? 2 को कहेंगे।
4 को कहेंगे, 6 को कहेंगे, सम संख्याएं हैं। तो अगर माइनस का गुणा सम बार होगा तो चिन्ह किसका आएगा? धन का आएगा। अगर माइनस का गुणा विषम बार हो तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। अभी आपका डाउट ये भी खत्म हो जाएगा। कैसे? यहां देखते हैं। यहां देखिए एग्जाम्पल, यहां पे -3, -2, -4, -5। अब यहां देखिए माइनस माइनस एक बार सम हुआ और फिर यहां पे एक और ये फिर सम हुआ, यानी कि 1 2 3 4 कितनी बार हुआ? सम बार हुआ। हुआ ना सम बार? तो जब इनकी गुणा सम बार होगा तो संख्या क्या आएगा बाबू? धनात्मक आएगा। लेकिन अगर गुणा विषम बार होगा, देखिए यहां पे माइनस का गुणा कितने बार हुआ है? विषम बार हुआ है। यहां देखिए धनात्मक है क्योंकि चिन्ह यहां नहीं दिया है। यहां पे -3 है, यहाँ पे -4 है क्योंकि यहाँ चिन्ह नहीं है तो धनात्मक माना जाएगा। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सबका गुना हो जाएगा। तो सबका गुना होगा 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, ऐसे गुना होगा तो 144 आएगा। लेकिन माइनस यहाँ 3 बार हुआ है, यानी विषम बार हुआ है गुना, तो यहाँ पे चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर वीडियो आपको बच्चों अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लें, क्योंकि इतना आसान भाषा और इतना सरल मैथ जो आगे चल के आपके बहुत काम आने वाला चीज़ है, कहीं मिलने वाला चीज़ नहीं है। चलिए अब देखेंगे भाग के विषय में। भाग के विषय में देखेंगे तो ये दूसरे पार्ट में आपको मिलेगा।